नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। तो हम लोग देख रहे थे क्या प्रांतीय राज, जिसमें हम लोगों ने राजपूताना, जाट विद्रोह और फर्रुखाबाद और बुंदेलखंड वगैरह राज्य के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे अवध राज्य को पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अवध राज्य। तो अवध राज्य एक बफर राज्य था। यह बफर राज्य क्या होता है, तो जो दो राज्यों के बीच में जो एक राज्य होता है उसको बफर राज्य कहते हैं। मतलब कोई भी दो राज्य, जैसे मान लीजिए जैसे चाइना और इंडिया, इस दोनों के बीच में कैसे नेपाल है। जैसे एक तरफ हो गया चाइना, ये हो गया आपको इंडिया, तो बीच में क्या है, ये नेपाल। तो ये क्या हो गया, बफर राज्य हो गया। इसी तरह क्या था, अवध राज्य था। तो अवध क्या था, एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे हो गया मराठा और ये हो गया अंग्रेजी राज, और इसमें हो गया बीच में अवध, जो कि अभी यूपी कहा जाता है, उसी को अवध कहा जाता है। तो यही राज हो गया क्या, बफर राज्य, जो बीच वाला हो गया। तो इस तरह से हो गया, जैसे अंग्रेजी राज इधर हो गया बंगाल, इधर हो गया आपको मराठा, यही महाराष्ट्र और दक्कन का क्षेत्र, तो इसके बीच में यूपी था, तो इसीलिए इसको बफर राज्य कहा गया। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बफर राज्य मराठा और अंग्रेजी राज के बीच एक बफर राज्य के रूप में था। तो मराठा और अंग्रेजी राज के बीच में एक बफर राज्य का बीच में बफर राज्य के रूप में था। तो अंग्रेजी राज विशेषकर बंगाल के राज्य के बारे में बात कर रही है। तो अंग्रेजी के शासन पहले तो बंगाल ही आए थे, तो मराठा और बंगाल के बीच में अवध था, इसलिए इसे बफर राज्य कहा गया। तो बफर राज्य इसे कहा गया मराठा अंग्रेजी के बीच में, तो अवध, इसे ध्यान रखिएगा। और अवध को दुधारू गाय भी कहा गया, क्योंकि इससे समय समय पे काफी धन वसूला गया। मतलब काफी समय इससे धन वसूला गया, इसलिए दुधारू गाय की भी संज्ञा दी गई अवध राज्य को। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अवध के प्रमुख नवाब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं सादत खां, जिन्होंने 1722 में अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो सादत खां उर्फ बुरहानुल, सादत खां उर्फ बुरहानुल, जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी कब, 1722 में। तो इसे ध्यान रखिएगा, अवध राज्य कब स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य बना, तो 1722 में। कौन बनाए थे, तो बुरहानुल यानी कि सादत खां। ठीक है, और सादत खां ने राजधानी किसे बनाया था, फैजाबाद को। तो अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था 1722 में। ठीक है, तो फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया 1722 में। और नया राजस्व बंदोबस्त भी लागू किया था। नया राजस्व बंदोबस्त कौन लागू किए थे अवध में, तो ये 1723 में किए थे सादत खां, जिससे छोटे किसानों को काफी फायदा हुआ था। छोटे किसानों को काफी फायदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सफदरजंग, इसका कार्यकाल था 1739 से 1754, और सादत खां का कार्यकाल था 1722 से 1739। तो इससे याद रखिएगा, समय रखिएगा, तो उसमें जो भी घटनाएं बीच में हुई थी आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सफदरजंग, मुगल साम्राज्य का वजीर बनना। और ये एक तो अवध का नवाब थे ही, और ये मुगल साम्राज्य के वजीर भी थे। ठीक है, तो इसलिए इसे नवाब वजीर कहा गया। नवाब वजीर कहा गया क्योंकि यह मुगल सम्राट के वजीर थे और अवध के नवाब भी थे, इसीलिए इसे नवाब वजीर कहा गया। और ये वजीर किसके समय थे मुगल साम्राज्य में, तो वह थे अहमद शाह। अहमद शाह के समय, जिसका कार्यकाल था 1748 से 54। तो यही इसी समय ये मुगल साम्राज्य में वजीर थे, इसलिए इसे नवाब वजीर कहा गया। ठीक है, इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग शुजाउद्दौला को देखते हैं। शुजाउद्दौला का समय क्या था, 1754 से 1775, इसके बीच में वो अवध का नवाब बनते हैं। ठीक है, तो 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध में इसका भूमिका। तो पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में, जिसमें इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठा के विरुद्ध। तो मराठा के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का इन्होंने साथ दिया था। अपने राज्य के हितों को देखते हुए सिराजुद्दौला ने किसका साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का, मराठा के विरुद्ध। से ध्यान रखिएगा, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला क्या करते हैं, पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम II के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें अंग्रेज का विजय होता है, जिसके बाद शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है किसके बीच, अंग्रेज के प्रतिनिधित्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव और अवध के शुजाउद्दौला
के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो इलाहाबाद का कारा क्षेत्र होता है, इलाहाबाद की दूसरी संधि में इलाहाबाद का जो कारा क्षेत्र होता है वह अंग्रेज क्या करते हैं, नवाब से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम टू को दे देते हैं। ठीक है, इसके बदले में शाह आलम टू को बोलते हैं कि आप रुहेलों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दीजिए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, रुहेलखंड को ही अवध में मिला लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है किसके बीच, लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच, जिसमें इलाहाबाद का कारा क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम टू मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1765 में बनारस की संधि होती है। तो यह किसके बीच होता था, यह संधि वारेन हेस्टिंग्स, उसमें गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स एवं शुजाउद्दौला, इसके बीच में यह संधि होती है, बनारस की संधि 1765 में। इसमें क्या होता है कि इलाहाबाद का कारा क्षेत्र जो नवाब को दे दिया था, वह कारा क्षेत्र क्या करते हैं, अंग्रेज शुजाउद्दौला को 50 लाख में बेच देते हैं, 50 लाख में नवाब को वापस बेच देते हैं। तो क्या इलाहाबाद की दूसरी संधि में क्या होता है, उसको शाह आलम टू को दे देते हैं नवाब से लेकर, उसके बाद फिर उसी का कारा 50 लाख में वापस उसको बेच देते हैं बक्सर की संधि में। ठीक है, सॉरी बनारस की संधि में जो 1765 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आसुफदौला, इसका समय था 1775 से 1797। ठीक है, इसके समय में शासकीय गतिविधियां क्या हुई थी, इसमें एक इंपॉर्टेंट घटना ये हुई थी कि इसने राजधानी परिवर्तन किया था। जो पहले राजधानी क्या था, शहादत खां के समय फैजाबाद, और अब क्या हो गया, अब यह लखनऊ कर देते हैं स्थानांतरण। तो इस राजधानी परिवर्तन पहले कहाँ बना था, जब स्थापना हुआ था तो उस समय बना था फैजाबाद, और अब क्या हो गया 1775 में यह लखनऊ कर देते हैं राजधानी परिवर्तन, हाँ लखनऊ कर देते हैं परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं फैजाबाद की संधि 1775 में। तो फैजाबाद की संधि कब होती है, 1775 में। संधि वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एवं आसुफदौला के बीच होता है, और इसमें यह कहा जाता है बनारस में अंग्रेजी सदस्यता स्वीकार की जाती है, और अंग्रेज कहते हैं कि जो भी अवध की बेगम है उसकी संपत्तियों का हम रक्षा करेंगे, मतलब जो संपत्ति मतलब उसका जो भी जेवर हुआ गहना हुआ उसकी मतलब सुरक्षा करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि वो अंग्रेज अधिकारी मतलब दुर्व्यवहार कर देते बेगम के साथ, उनकी जो भी गहना वगैरह होता है उसको ले लेते हैं लेकिन वापस देते नहीं है, जिस कारण अवध को दुधारू गाय की संज्ञा दिया गया। मतलब वही जो उसका सोना चांदी जो भी जेवर था बेगम का, उससे भी तो उसको आय की मतलब आय अर्जित हुआ, इसलिए इसे दुधारू गाय की संज्ञा दिया गया कि अवध एक दुधारू गाय है, जब चाहो उससे अपना धन निकाल लो। ठीक है, तो बेगम के सोना चांदी से उसने क्या किया, अपना धन अर्जित किया, इसलिए इसे दुधारू गाय की संज्ञा दी गई अवध को। ठीक है, और इसी दुर्व्यवहार के कारण महाभियोग चलता है किस पे, वारेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चला था मतलब अवध की बेगमों से दुर्व्यवहार के कारण। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आसुफदौला के बाद वजीर अली अवध के नवाब बनते हैं, जिसका समय था 1797 से 1798। ठीक है, और इसके समय कोई इतने इंपॉर्टेंट घटना नहीं थी जिसे पढ़ा जाए एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बनते हैं शहादत अली अवध के नवाब 1798 से 1819, इसके बीच में वो अवध के नवाब रहते हैं। इसके समय जो भी घटनाएं हुई थी उसे देखते हैं। तो अवध के साथ सहायक संधि जो कि 1801 में हुआ था, तो 1801 में शहादत अली ने विलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की। तो विलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 में, कौन, शहादत अली। ठीक है, और सहायक संधि, और देखते हैं कि सहायक संधि का प्रारंभिक रूप तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में शुरू हो गई थी, जब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, जो कि इलाहाबाद का करा क्षेत्र उससे लेके और शाह आलम टू को मुगल सम्राट को दे दिया गया था। लेकिन बक्सर की संधि होती है तो उस बनारस की संधि होती है, तो फिर क्या करते हैं, इलाहाबाद का करा क्षेत्र वापस अवध के नवाब को बेच दिया जाता है। तो प्रारंभिक रूप में ही देख लेते हैं सहायक संधि का, लेकिन 1801 में विलेजली शहादत अली के साथ सहायक संधि करते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप कब हो जाता है, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में ही, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शहादत अली ने इलाहाबाद क्षेत्र, और शहादत अली क्या करते हैं, अंग्रेज को इलाहाबाद का क्षेत्र वापस दे देते हैं। तो क्या करते हैं, इलाहाबाद का क्षेत्र किसके दे देते हैं, अंग्रेज को। शहादत अली ने दे दिया अंग्रेज को इलाहाबाद का क्षेत्र, और इसके बदले में अंग्रेज ने क्या किए, शहादत अली को राजा की उपाधि दी। इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेज को दे दिया, तो
अंग्रेज उसे राजा की उपाधि दे दिया। राजा का उपाधि देने से ये लोग खुश हो जाते थे, जो भी भारतीय नवाब वगैरह थे, ठीक है। तो इसे राजा की उपाधि दिए थे अंग्रेज, और इन्होंने इलाहाबाद के क्षेत्र दे दिए थे अंग्रेज को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाजुद्दीन हैदर अली 1819 से 1843 के बीच अवध के नवाब बनते हैं। इन्होंने और इसे अंग्रेजों ने बादशाह की उपाधि दी थी, ठीक है। तो सादत अली को राजा की उपाधि और अंग्रेजों ने गाजुद्दीन हैदर अली को किस चीज की, बादशाह का। ध्यान रखिएगा, राजा का बोलेगा तो हो जाएगा सादत अली, और बादशाह की उपाधि किसे दिए थे अंग्रेजों ने, तो हो जाएगा गाजुद्दीन हैदर अली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाजिद अली शाह, जिसका समय था 1847 से 1856, और इसे अख्तर पिया के नाम से भी जानते थे, या कई एक उपाधि था इनका अख्तर पिया, इसी नाम से ये नचनाएं करती थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साहित्य, दस्तूर ए वाजिद, मतलब ये किस किताब लिखे थे, जिसका नाम था दस्तूर ए वाजिद, नाम से एक प्रशासनिक कानून संग्रह से संबंधित पुस्तक लिखा। प्रशासनिक कानून संग्रह से संबंधित पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था दस्तूर ए वाजिद, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और यह अवध का अंतिम शासक था। अवध का अंतिम शासक था कौन, वाजिद अली शाह, और उपाधि क्या था, अख्तर पिया। और जिस तरह से देखते हैं कि गुलरुख किसका था, सिकंदर लोदी, और कुतुब था जैतून आबिदीन, इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें एग्जाम में पूछा है। गुलरुख, सिकंदर लोदी और कुतुब जैतून आबिदीन, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अवध का अंतिम नवाब और विलय, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, और अवध का अंतिम नवाब इसे ही कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी का तो हड़प नीति तो सब लोग जानते ही हैं, और जब वो नियम अवध पे लागू नहीं हुआ तो इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। तो अवध को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए थे कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और उस समय अवध का डिप्टी कमिश्नर कौन थे, आउट्रम। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो उस समय अवध के कमिश्नर कौन थे, डिप्टी कमिश्नर, तो वो आउट्रम थे, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया में बिशप हैवर, मतलब जब कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया तो इस प्रक्रिया के लिए बिशप हैवर द्वारा अवध के प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति तैयार की गई गैर सरकारी रिपोर्ट को आधार बनाया। क्या रिपोर्ट बनाया, आधार किसे बनाया गया, तो बिशप हैवर द्वारा अवध के प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति पर तैयार किया गया गैर सरकारी रिपोर्ट का आधार बना के इसे मिलाया गया था अवध में, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने अवध और उसके जो भी प्रमुख नवाब थे उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और बेल आइकन को जरूर टैप कर दे, जिससे आपको किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके YouTube पे पहुंचेगा। धन्यवाद।